नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त अपनी यूट्यूब चैनल गिनतारा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। लघुत्तम समापवर्त के बारे में कुछ पॉइंट नोट किए गए हैं, उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जैसे पहला पॉइंट शाब्दिक अर्थ, दूसरा परिभाषा, तीसरा एलसीएम ज्ञात करने की विधि। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लघुत्तम समापवर्त का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो लघुत्तम समापवर्त को यदि तोड़ा जाए यानी उसका विच्छेद किया जाए तो हम कह सकते हैं कि लघुत्तम धन सम धन अपवर्त्य। एक चीज और बता दें कि यदि अपवर्त्य की समझ आपको नहीं है तो इसके पिछले वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। लघुत्तम सम अपवर्त्य जानने से पहले अपवर्त्य जानना बहुत आवश्यक है। तो वहां पे आपको अपवर्त्य, अपवर्तक और गुणनखंड तीनों एक साथ बताया गया है, उसमें आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले लघुत्तम धन सम धन अपवर्त्य इसको तोड़ सकते हैं। तो लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा, और सम का मतलब होता है बराबर या उभयनिष्ठ, और अपवर्त्य यानी दी गई संख्याओं को के यदि हम अपवर्त्य लिख रहे हैं तो उस अपवर्त्य में जो उभयनिष्ठ होगा उसको हम समापवर्त्य कहेंगे, और उस समापवर्त्य में जो सबसे छोटा यानी लघुत्तम होगा उसी को हम लघुत्तम समापवर्त्य कहेंगे। यानी दी गई संख्याओं का पहले हम अपवर्त्य लिखेंगे, फिर उस अपवर्त्य में हम समापवर्त्य को ढूंढेंगे, फिर समापवर्त्य में जो सबसे छोटा समापवर्त्य होगा वही उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य या लस्य कहलाएगा। अब शाब्दिक अर्थ के बाद हम देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। दी गई संख्याओं के समापवर्त्य में जो सबसे छोटी होती है उसे उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं, या दो या दो से अधिक संख्याओं का लस्य है वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जिन संख्याओं का लस्य हम निकालेंगे वह लस्य उन दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होगा। अब एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि समापवर्त्य में सदैव सबसे छोटा समापवर्त्य निकाला जाता है। जैसा कि पहले वीडियो में बताया गया था कि अपवर्त्य अगर जो हम लिखते जाए तो अपवर्त्य मिलता चला जाएगा, यानी अंतिम अपवर्त्य निर्धारित नहीं होता है कि अंतिम अपवर्त्य क्या होता है, लेकिन पहला वाला निर्धारित होता है। पहला वाला जो अपवर्त्य होता है वह खुद संख्या होती है। तो जब अंतिम हम निर्धारित ही नहीं कर सकते हैं तो हम सबसे बड़ा अपवर्त्य निकाल नहीं सकते हैं, और जब सबसे बड़ा अपवर्त्य नहीं निकाल सकते हैं तो सबसे बड़ा समापवर्त्य भी नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हम सबसे छोटा समापवर्त्य निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, उसके निकालने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो एलसीएम निकालने की मुख्यतः 3 विधियां होती हैं। इन्हीं तीनों विधियों की सहायता से हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। सबसे पहली विधि है समापवर्त्य विधि, दूसरी विधि भाग विधि, तीसरी गुणनखंड विधि। तो इसको एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम समापवर्त्य विधि को देखते हैं। इसमें से कुछ एग्जाम्पल लिखा गया है, उसकी सहायता से एलसीएम निकालने का प्रयास करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है 2, 3 और 4 का लस्य है। समापवर्त्य विधि से हम कैसे निकालेंगे। तो यदि हम 2 का अपवर्त्य लिखें तो क्या क्या हो सकता है। 2 का अपवर्त्य 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, 18 होगा, 20 होगा, 22 होगा, फिर 24 होगा। इस तरह से आगे भी मिलता चला जाएगा। इसी तरह से 3 का अगर जो हम अपवर्त्य देखें तो 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 नवा 27, 3 नहाए 30। इस तरह से आगे फिर 4 का लिखें तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28। इस तरह से आगे मिलता चला जाएगा। अब इसमें हम ढूंढेंगे कि कौन अपवर्त्य तीनों में है। देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 12 ये तीनों में है,
फिर 12 के बाद आपको 24 मिलेगा कि ये तीनों में है। देखिए ये 24 तीनों में है। इसी तरह से आगे भी मिलेगा, आगे हम लिखेंगे अपवर्त्य को तो और भी संख्याएं उभयनिष्ठ होंगी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो समापवर्त्य, इसी को हम समापवर्त्य कहते हैं। अपवर्त्य में जो सम होगा यानी बराबर होगा उसी को हम समापवर्त्य कहेंगे। तो समापवर्त्य में क्या आएगा, समापवर्त्य में पहला आ जाएगा 12, दूसरा आ जाएगा 24, इसी तरह से तीसरा लिखेंगे तो आगे जाकर के आप देखेंगे कि 36 आएगा, इस तरह से आएगा। तो इस समापवर्त्य में जो सबसे छोटी संख्या है वो ये 12 है। इस छोटी संख्या को ही हम लय कहते हैं। 12 को, ये जो 12 आया इस 2 3 4 का लय होगा। यह किस विधि से निकाला गया, समापवर्त्य विधि से। अब हम दूसरा एग्जाम्पल 4, 6 और 8 का समापवर्त्य विधि से एलसीएम निकालेंगे। तो जैसा कि 4 का अपवर्त्य 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 डॉट 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 इस तरह से मिलता जाएगा। फिर 6 का अपवर्त्य क्या होगा, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 इस तरह से आगे मिलेगा। फिर 8 का 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 डॉट 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 इस तरह से मिलता चला जाएगा। अब इसमें से आप देख रहे हैं कि जो सबसे पहला अपवर्त्य है 24, ये सभी में है, ये समापवर्त्य है। इसी तरह से 48, ये और ये तीनों में है। इस तरह से आगे जाएंगे तो अगला 72 भी मिलेगा। तो ये हो जाएगा समापवर्त्य। समापवर्त्य क्या हो गया, 24, 48 इस तरह से आगे जब लिखेंगे तो आएगा आपका 72 और आगे इस तरह से आता चला जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो लय से हो रहा है ये लय से सबसे छोटी वाली संख्या होगी। इस समापवर्त्य में जो सबसे छोटा होगा वही लघुत्तम समापवर्त्य होगा। तो यहाँ से ये 24 हो जाएगा। अब हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं 4 और 5 का लय से। तो 4 का पहाड़ा पढ़ते चले जाइए, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 बटे 32 इस तरह से आगे मिलेगा। फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक्के 30 इस तरह से आपका आगे मिलता चला जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके जो अपवर्त्य लिखे गए हैं, इन अपवर्त्य में सबसे पहला अपवर्त्य कौन सा है, जो दोनों में है। तो सबसे पहला अपवर्त्य आपको मिलेगा 20। इसके बाद अभी यहाँ पे नहीं मिलेगा, आगे जब हम संख्याओं को बढ़ाते चले जाएंगे यानी अपवर्त्य लिखते चले जाएंगे तो एक बीच में आएगा, वहाँ पे 40 आ जाएगा। तो 40 दोनों में आएगा। फिर आगे आएगा, फिर 60 आएगा। तो यहाँ से अगर जो देखा जाए तो हमारा समापवर्त्य क्या मिलेगा, हमारा समापवर्त्य मिलेगा 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80 इस तरह से आगे मिलेगा। जब इसको आगे तक हम बढ़ा करके लिखेंगे तब, लेकिन हमको सबसे छोटे वाले से मतलब है। तो जो सबसे छोटा होगा वही लय से होगा, यानी लय से क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकल के आता है, निष्कर्ष निकलता है कि यदि 4 और 5 को देखा जाए तो ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है कि यदि दो संख्याओं का मैस एक हो, यानी दोनों संख्याओं में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो जब को प्राइम रहेगा तो उसका यदि हम एलसीएम लेंगे तो वो एलसीएम दोनों के गुणनफल के ही बराबर आता है। इसको हम कहते हैं को प्राइम। तो यहां से देखा जाए तो ये जो एलसीएम है ये वास्तव में दोनों के गुणनफल के बराबर है, 4 गुणे 5। नेक्स्ट हम देखेंगे कि दूसरी विधि भाग विधि से कैसे लघुत्तम समापवर्त्य को निकाला जाता है। तो इसमें पहला एग्जाम्पल ले लिया जाए 12, 16 और 18। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो संख्याएं दी गई होती हैं उनको एक पंक्ति में कामा की सहायता से लिख लिया जाता है। तो यहाँ से 12 है, 16 है और 18 है।
उसके बाद इस तरह से एक लाइन खींच देते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे। अब एक छोटी से छोटी ऐसी अभाज्य संख्या का हम चयन करते हैं जिससे इन दी गई संख्याओं में से कम दो संख्या अवश्य कटे। यदि दो हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों कटे, एक भी कट सकता है, लेकिन करने का तरीका इस तरह से हम करेंगे तो 60 में हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे मान लिया जाए, यदि हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 लेते हैं तो 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो मान लिया 2 ले लिया। अब इस 2 से इन सभी में हम भाग करते हैं, जो जो कटेगा उसमें हम भाग करेंगे और भागफल को इसके नीचे ही उतार देंगे। जो नहीं कटेगा उसको सीधे वैसे ही उसके नीचे उतार देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे तो फिलहाल तीनों कट रही हैं, 2 छके 12, 2 अठे 16, 2 नौ 18। अब अभी भी देखेंगे कि ये 6 और 8 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो 2 से हम काट देंगे, 2 तियां 6, 2 चौके 8। यह नहीं कट रहा है, इसको ऐसे ही उतार देंगे। अब फिर नियम पे जाएंगे। नियम क्या कह रहा है कि फिर एक ऐसी अभाज्य संख्या का चयन करेंगे जिससे कम दो संख्याएं इसमें से कटे। तो यदि आप देखें तो 2 से तो ये कटेगा, लेकिन और कोई नहीं कटेगा, तो 2 को अभी हम छोड़े रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3। अब हम 3 से चेक करेंगे कि क्या कोई दो संख्या इसमें से कट रही है। तो देखिए, यदि हम 3 लेते हैं तो यह भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो 3 एकम 3, ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही उतार देंगे, 3 त्रिका 9। और लास्ट में ऐसे करते तब तक चले जाते हैं जब तक कि नीचे सारी की सारी संख्याएं को प्राइम नंबर न मिल जाए, यानी सह अभाज्य न मिल जाए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये तीनों संख्याएं आपस में देखी जाएं तो ये सह अभाज्य है। तो यदि सह अभाज्य मिल रहा है तो हम आगे कुछ नहीं करेंगे, वहीं पे छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि तब तक करते जाते हैं तब तक नीचे एक 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 नहीं आ जाता, तो वो भी सही है, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये तरीका आप अपनाएंगे तो इसमें क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 3। तो आप यहाँ से देख रहे हैं इसका जो एलसीएम आएगा, 2 दूनी 4 तियां 12 और 12 तियां 36, 36 दूनी 72 दूनी 144, ये आ जाएगा हमारा एलसीएम। फिर से चेक कर लेते हैं, 3 त्रिका 9, 9 चौक 36 दूनी 72 दूनी 144, ये 144 इसका एलसीएम आ जाएगा। ये करने से जब इस तरह से आप करेंगे तो थोड़ा सा आपका टाइम बच जाएगा, ये नियम आप याद रखिए। अब हम भाग विधि से दूसरा एग्जाम्पल लगाएंगे। जैसे दिया गया है 12, 15 और 21। फिर वही नियम जो भी बताया गया कि सबसे पहले एक ऐसी छोटी से छोटी अभाज्य संख्या का चयन करेंगे जिससे इन तीनों में से कम 2 अवश्य कटे। तो देखिए, यदि हम 2 लेते हैं तो 2 से केवल यही कटेगा, 3 लेंगे तो 3 से ये दोनों कट जाएगा। तो हम 2 का चयन न करके हम 3 से स्टार्ट करेंगे। तो 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 यहाँ लिखेंगे, बाकी सब में भाग करेंगे, तो 3 चौके 12, ये भी कट रहा है, 3 पचे 15, ये भी कट रहा है, और 3 सत्ते 21, ये भी कट रहा है। अब इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 4, 5, 7 ये सह अभाज्य हैं। यदि सह अभाज्य हैं तो आगे फैक्टर करने की जरूरत नहीं है कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, यहीं पे हम ब्रेक कर देंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम, अगर जो लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 7। तो ये जल्दी से जल्दी आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो 7 पचे 35, 35 दूनी 70 दूनी 140, 140 तियां 420। तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा। तो इससे आपकी टाइम की बचत हो जाएगी। अब हम एलसीएम निकालने की सबसे अंतिम विधि, तीसरी विधि गुणनखंड विधि देखेंगे। ये गुणनखंड विधि एक ऐसी विधि है जिसकी सहायता से हम सभी संख्याओं का लसागु निकाल सकते हैं, चाहे वो संख्या पूर्णांक में हो, चाहे वो भिन्न में हो, दशमलव भिन्न में हो, चाहे वो
बीजगणितीय व्यंजक के रूप में हो। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जनरल फॉर्म है। इससे हम किसी भी संख्या कैसी भी रहेगी संख्या, उससे हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला एग्जांपल जैसे दिया गया है 12, 16 और 18। अब इन तीनों का हम लय से निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो क्या करते हैं, गुणनखंड विधि नहीं, वास्तव में अभाज्य गुणनखंड विधि है। जब भी गुणनखंड विधि की बात होती है तो वो अभाज्य गुणनखंड विधि होता है, क्योंकि गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में अंतर होता है। तो ये गुणनखंड लिखा गया है लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि होती है। कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले हम जो संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं का फैक्टर करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो यदि हम देखें 12 का क्या होगा, 2 दूनी 4 3 12। तो ये 12 का अभाज्य गुणनखंड है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 बार आया है तो ये 2 का घात 2 हो जाएगा और गुणे 3 हो जाएगा। जितनी बार आता है उस पावर को ऊपर लिखते हैं। फिर इसी तरह से यदि 16 को देखें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 पर 4 का घात लिख सकते हैं। फिर 18 है तो 18 का 2 3 6 3 18, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 पर 2 का घात। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये 12 का अभाज्य गुणनखंड है, ये 16 का अभाज्य गुणनखंड है और ये 18 का अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि इसमें जो संख्याएं आ रही हैं वो सारी की सारी संख्याएं अभाज्य हैं। 2 और 3 अभाज्य हैं, यहाँ 2 अभाज्य 3 अभाज्य, यहाँ केवल 2 आ रहा है, लेकिन उसका कई बार आवृत्ति हो रहा है तो हम उसको घात के रूप में लिखते हैं। यदि हम घात के रूप में लिख लेते हैं तो हमको एलसीएम निकालना आसान हो जाता है। कैसे, अब एलसीएम हम निकालेंगे कैसे इसका, मान लीजिए अभाज्य गुणनखंड तो हमने कर लिया, निकालेंगे कैसे। तो जो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड हम निकाले हैं सबके सामने जितनी भी संख्याएं आई हैं, यानी जितने भी इसके गुणनखंड आए हैं, उसमें हम देखेंगे कि जो संख्या सब में है उसका हाईएस्ट पावर इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ से देखिए 2 पर 2 का घात है, 2 पर 4 का घात है, यहाँ पे 2 पर 1 का घात है, यहाँ 2 पे कोई घात नहीं मतलब 1 का घात है। तो हाईएस्ट पावर वाला देखेंगे कि ये 2 पावर 4 है, तो ये 2 पावर 4 को लिखेंगे। फिर आप देख रहे हैं कि 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो ऐसा नहीं है कि सभी में वो होना चाहिए, किसी में रहे, अगर जो एक बार है तीनों में से किसी एक में है तो उसको हम लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें भी है, इसमें है, दोनों में है, तो इसके हाईएस्ट पावर को हम चयन करेंगे। तो हाईएस्ट पावर का चयन करेंगे तो 3 पर 2 का घात। बाकी कोई ऐसी संख्या नहीं आई है जो इन तीनों में आया हो। 2 और 3, 2 3 इसमें है, 2 3 इसमें है, इसमें केवल 2 है। तो 2 और 3 हमने लिख लिया। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो अब इन्हीं दोनों का यदि हम गुणा कर लें तो इन तीनों का हमारा एलसीएम निकल जाएगा। जैसे 2 पावर 4 का मतलब देखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो गया 16, और ये 3 त्रिका 9, तो ये 16 9 144, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। एक बार फिर से समझ लीजिए, 12 16 18 का यदि एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और उसको पावर के रूप में लिख लेंगे। उसके बाद इस अभाज्य गुणनखंड में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको पहले गुणा के रूप में लिख लेंगे। जैसे 2 आया है, 3 आया है, 2 और 3 को एक साथ लिख लिया गुणा करके। अब जो हाईएस्ट पावर, जैसे 2 यहाँ है तो 2 का हाईएस्ट पावर लिखेंगे 2 पावर 4, 3 यहाँ है, 3 का हाईएस्ट पावर तीनों में देख लेंगे तो हो जाएगा 2। तो इस तरह से इसको लिखने के बाद हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 12 एक्स स्क्वायर वाई और 15 एक्स क्यूब वाई क्यूब और ये 18 एक्स वाई जेड, इन तीनों का हमको एलसीएम निकालना है गुणनखंड विधि से। तो अभी तक तो संख्याएं थी, अब यहाँ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका हम कैसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 12 का केवल हम करेंगे, संख्या पहले कर लें, ये
पावर के रूप में ये लिखा गया है तो इसको करने की आवश्यकता नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो 12 के लिए हम 2 गुणे 2 गुणे 3 और ये गुणे एक्स स्क्वायर और गुणे वाई ऐसे लिख सकते हैं इसको अलग अलग करके। फिर यहाँ पे 15 है तो 3 गुणे 5 फिर एक्स क्यूब गुणे वाई क्यूब। फिर इसी तरह से यहाँ 18 है तो 2 3 6 फिर 18। फिर इसको क्या लिख सकते हैं गुणे एक्स गुणे वाई गुणे जेड। अब यहाँ पे देखेंगे इसको अगर जो देखा जाए तो ये 2 पर 2 का घात है, ये गुणे 3 पर 1 का घात यानी 3 है। और यहाँ पे ये क्या है एक्स स्क्वायर वाई। फिर यहाँ पे क्या है 3 पर 1 का घात है, 5 पर भी 1 का घात है, फिर एक्स का क्यूब है, फिर वाई का क्यूब है। यहाँ से देखा जाए तो 2 पर 1 का घात है, 3 पर 2 का घात है, एक्स पर 1 का घात, वाई पर 1 का घात, जेड पर 1 का घात। तो सबसे पहला क्या हम क्या करेंगे, हम जो यहाँ पे अंक लिखे हैं उन अंकों को पहले हम देखेंगे। तो सबसे पहला अंक जो हाईएस्ट पावर है, इसमें देखिए 2 आया है 3 आया है, इसमें 3 आया है 5। तो पहले लिख लीजिए 2 गुणे 3 गुणे 5, और तो कोई संख्या रिपीट हुई नहीं है, कोई आई नहीं है। अब 2 3 5 लिखने के बाद इसमें देखेंगे कि 2 का हाईएस्ट पावर कितना है। तो 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे है 2 है, बाकी यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 लिख लिए। अब 3 आया है तो 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। 5 का हाईएस्ट पावर देखेंगे तो 5 यहाँ एक बार आया है और कहीं नहीं आया है, तो बस इतना ही हो जाएगा। अब जो यहाँ पे चर राशियाँ हैं यक्स को लिखेंगे और यक्स का हाईएस्ट पावर देखेंगे। तो हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 3 है, इसमें 1 ही है तो यहाँ हो जाएगा 3। फिर वाई का हाईएस्ट पावर देखेंगे तो वाई का क्यूब ही है। फिर जेड का हाईएस्ट पावर देखेंगे तो जेड का हाईएस्ट पावर एक ही है। तो इस तरह से ये हो जाएगा एलसीएम। अब यहाँ से गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 9 36, 36 5 180 और ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड। तो ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। अब हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस दोनों का एलसीएम कितना होगा। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये पावर के रूप में लिखा गया है, इसका कोई फैक्टर तो होगा नहीं, ऐसे ही इसको रहने दीजिए। इसको यदि देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को यदि फैक्टर करेंगे तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई आएगा। अब यदि हमको एलसीएम लिखना है तो हमने बताया कि जितनी भी डिफरेंट संख्याएं आ रही हैं गुणनखंड के रूप में, उनको एक बार गुणा करके लिख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स प्लस वाई आ रहा है और यहाँ पे एक्स माइनस वाई आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्स प्लस वाई का हाईएस्ट पावर 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और एक्स माइनस वाई इसमें केवल आया, इसमें तो आया ही नहीं है तो इसको एक बार लिख लेंगे। तो इस तरह से ये जो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये एक्स माइनस वाई जो आया, यह इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।